इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनी एंड बैंकिंग के हमारे लास्ट लेक्चर के दौरान हमने आपको बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड की फेस वैल्यू, बॉन्ड के प्राइस से बॉन्ड की यील्ड का एसोसिएट होना, बॉन्ड यील्ड और मार्केट इंटरेस्ट रेट का आपस में रिलेशनशिप्स, बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट का शेयर मार्केट, शेयर प्राइसेस से रिलेशन, रिसेशन से रिलेशंस, इन सब का ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेशन, ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली समझी। और फिर हमने आपको डिटेल में GSAP, दैट इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम समझाया और ऑपरेशन ट्विस्ट क्लियर किया। ये सारा डिटेल में कवर हो चुका है। अब आज के हमने लास्ट लेक्चर में ही कहा था कि हम पिछले लेक्चर में ही, क्योंकि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस समझा चुके थे, तो हम लिक्विडिटी ट्रैप आपको समझाएंगे, लेकिन वो लेक्चर अपने आप में बड़ा हो गया था, इसलिए हमने इस सेगमेंट को यहाँ सेपरेटली डील किया। आज हम आपको लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे और हम मेजर्स ऑफ मनी भी आज ही लिख देंगे सारे। लिक्विडिटी ट्रैप समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ये पहले जानें लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, दैट इज़ द डिमांड फॉर मनी। मनी एंड बैंकिंग की शुरुआत में ही हमने डिमांड फॉर मनी को जान लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि कोई भी पर्सन क्यों लिक्विडिटी प्रेफर करता है। कोई भी पर्सन क्यों लिक्विडिटी प्रेफर करता है? वो लिक्विडिटी प्रेफर करता है तीन मोटिव से। पहला मोटिव हमने पढ़ा था, दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। ओके, हम यहां पर पढ़ रहे हैं लिक्विडिटी ट्रैप। और इसके लिए हमने जो शुरुआत की है वो ये की है कि हम समझें कि लिक्विडिटी की प्रेफरेंस क्यों होती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जब हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब ही है द डिमांड फॉर मनी। और जब मैं यहाँ पर डिमांड फॉर मनी लिख रहा हूँ तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर किस मनी की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी मनी। और जब मैं यहाँ पर ऑर्डिनरी मनी टर्म यूज़ कर रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे कि मैं मनी के किस मेजर की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट M1। और M1 मनी जो होती है, आप जानते हैं कि वो किस फॉर्म में होती है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ये कैश और डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में होती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? So when we are talking about this ordinary money, this money, so that is the demand for money. The more demand you have for the money, it means you are preferring more liquidity. So that is the liquidity preference. Okay? मैं आपको भी ये समझाता हूँ। जब हम ये समझेंगे तभी हम देखेंगे कि कैसे सोसाइटी लिक्विडिटी को सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँ कैश, तो मैं आपको यहीं से समझा पाऊंगा कैसे सोसाइटी कैश ट्रैप हो जाती है। सोसाइटी कैश ट्रैप हो गई, एक पर्सन कैश ट्रैप हो गया, छूट नहीं पा रहा है कैश से, कैश में ही ट्रैप हो गया है। समझ में आई? लिक्विडिटी में ट्रैप हो गया है वो। अब इसका दूसरा मीनिंग ये है कि अगर वो कैश ट्रैप हो गया है, वो लिक्विडिटी में ट्रैप हो गया है, तो लिक्विडिटी भी तो ट्रैप हो गई ना उसके हाथों। लिक्विडिटी भी ट्रैप हो गई, फंस गई, लिक्विडिटी ट्रैप हो गई कैश। यू विल अंडरस्टैंड दिस, अभी समझ आएगा। हम एक बात समझते हैं कि सपोज कीजिए कि एक पर्सन के पास ₹100 आए, ठीक है, शुरुआत करते हैं, 100 रुपये आया किसी व्यक्ति के पास। इस ₹100 के पॉसिबल ऑप्शंस उस आदमी के पास क्या हैं, जरा सोचे। पर्सन ए के पास इसके पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं इसको डिस्पोज ऑफ करने के। सबसे पहला एक ऑप्शन आप समझ सकते हैं कि वो एक्सपेंडिचर करेगा, क्योंकि कमा रहे हैं तो भाई ज़रूरतें पूरी करने के लिए कमा। इतनी क्या आदमी कहे कि मैं जोड़ने के लिए कमा रहा हूँ, तो फिर वो खाता पीता कैसे, तो फिर वो अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करता है। तो पहला तो 100 रुपये आया है तो वो एक्सपेंडिचर की तरफ जाएगा ही जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो आप अभी उसे एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, आप या तो अपने घर में कैश की फॉर्म में, या आप डिमांड डिपॉजिट्स में, यानी कि सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में उसे रख रहे हो, सेव कर रहे हो आप उसे। ओके,
और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो यानी कि आपने वो पैसा या तो एफडी में डाल दिया है, फिक्स डिपॉजिट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने स्टॉक्स में लगा दिया, जैसे प्रॉपर्टी कह दीजिए, लैंड कह दीजिए, बी इट एनीथिंग। ओके, मुझे बताइए ये तीन ही चीज़ें करते हैं आप। ओके, अब इन तीनों चीज़ों में से सवाल यहाँ पर ये है कि इन तीनों में से इस ऑप्शन नंबर 2 की प्रेफरेंस कितनी है इस टाइम पे। बट फॉर दिस यूनिट ऑफ ₹100, हाउ मच मनी यू वांट टू कीप अंडर दिस सेकंड हेडिंग। ओके, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब मैं यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट को भी कैश ही कहने लग जाऊं बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू कैश, वी कैन टेक इट एज अ कैश। और आप इसे समझ ही रहे हैं कि मनी है ये सारा, क्योंकि कैश प्लस डीडी क्या था, M1, दिस इज ऑर्डिनरी मनी। तो अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, तो सिंपली इसके लिए मैं कैश कह लूं अब, बड़ा वाला कैश। ओके, सो इस 100 रुपए का कितना हिस्सा आप बतौर कैश रखना चाहते हैं। ये है आपकी प्रेफरेंस फॉर द लिक्विडिटी, ये है आपकी प्रेफरेंस फॉर द लिक्विडिटी। ओके, तो सपोज कीजिए कि आपने पहले आपके पास जब पैसा आया तो उस पैसे का 100 रुपीज़ आपके पास आया, उस 100 रुपीज़ में से आपने 50 रुपीज़ एक्सपेंडिचर में डाल दिए फॉर द ई। ओके, और रेस्ट 25 रुपीज़ आपने कैश में डाल दिया और 25 रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। तो 25 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट में, 25 कैश में और 50 रुपये एक्सपेंडिचर में डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लग रहा है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है वो एक्सपेंडिचर से तो बहुत कम है, आधी है, और यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस लगभग इन्वेस्टमेंट के बराबर ही चल रही है। तो टोटल का 100 रुपये का 1/4 इज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस। इज दैट क्लियर? You are preferring 1/4 of the total 100 rupees as a liquidity. You want to keep that much amount as a liquid. Is that clear? इस पे किसी को कोई डाउट तो नहीं? So that is what you are doing. Okay, that is your demand for money. Money here is ordinary money. 25 रुपये ही रख रहे हो, 1/4। अब 1/4 1,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, जितने का करना है कर लेना, डन। सिनेरियो चेंज हो गया, सपोज कीजिए कि देयर इज चेंज ऑफ सिनेरियो। ओके, अब क्या है वो सिनेरियो चेंज, इसमें से वॉर लग गई, सपोज करो एकदम से वॉर लग गई, वॉर के दौरान चीज़ें तहस नहस हो गई हैं, सब बर्बाद हो गया है, और अब आपके पास 100 रुपया है। पहले आप एक लेविश लाइफ जीते थे, अच्छा खासा खर्चा करते थे, एक्सपेंडिचर अच्छा खासा करते थे, लेकिन अब यू नो कि आने वाले कई महीनों तक रोज़गार मिलने वाला नहीं है, और जंग सीज फायर हुआ है, पता नहीं है कब वायलेशन हो जाए, दोबारा हो जाए, और पिछली जंग ने ऐसी तबाही की है तो अगला फेज़ कैसा होगा कोई पता नहीं है, और हर चीज़ के हालात बिगड़े हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ हासिल करने के लिए इतना इतना खर्चा करना पड़ रहा है। देयर माइट बी मैनी थिंग्स, और आप ये भी देख रहे हैं कि जंग के हालातों में घर के बुज़ुर्ग बीमार पड़ रहे हैं, इलाज की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले समय में। ये सारी चीज़ें आप देख करके चल रहे हैं, एकदम से आपने अपना हाथ खींच लिया एक्सपेंडिचर के प्रति, एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दिया आपने, हेविली एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दिया। दूसरी चीज़ आपने देखा कि भाई वॉर के हालात जब अभी देखे हमने, तो कंपनीज डिफ़ॉल्ट होने लगी, कंपनीज प्रोड्यूसर्स कंपनीज डिफ़ॉल्ट करने लगी, कंपनीज के प्रॉफिट्स ब्लीड कर गए, नुकसान हो गया, वो डिफ़ॉल्ट करने लगी, बैंक्स का लोन नहीं वापस कर रही, बैंक्स को पैसा नहीं आ रहा तो बैंक्स खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। भाई भागो पैसा निकालो, एफडी उफडी में पैसा रखना यहाँ पे सेफ नहीं है, और दूसरा शेयर मार्केट में लगाना, और प्रॉपर्टी के दामों का तो, ज़मीनों का तो हाल खस्ता हुआ पड़ा, कचहरियाँ उड़ा दी, बम से को खरीदने बेचने वाले पता कुछ नहीं लग रहा है, गुंडों का राज हो गया, जो जिस ज़मीन पे कब्जा कर ले रहा वहीं बैठ जा रहा है और कह रहा है हिम्मत है तो छुड़वा ले। भाई प्रॉपर्टी किसी को दिखाना ही नहीं हमारे पास क्या है, पैसा निकाल के दिखाना ही नहीं है कि प्लॉट है, अभी जिधर प्लॉट लो वहीं पहुंच जाते हैं, वहीं लठ गाड़ के बैठ जाते हैं कि ये हमारा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, वॉर जैसी कंडीशन, टर्मोइल हो गया पूरा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया।
इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में जो 25 रुपए जा रहा था ये भी इम्पैक्ट हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि अभी फिलहाल पैसा दबाओ, जितना हो सके अभी दबा लो, अपने जो हाथ में है वही अपना है, जो अभी हाथ में वही अपना है, बाकी तो कुछ अपना नहीं है भाई। आई हैव टू कीप एज मच कैश एज आई कैन। ओके, दिस इज द सिनेरियो। कोई पता नहीं आगे कितने दिन ये चलना है, क्या होने वाला है, हमें भविष्य में जरूरत पड़ सकती है, बीमारियां भी आ सकती है, हमें खर्चे करने पड़ सकते हैं, इलाज के लिए चाहिए, अभी तो मुझे पैसा मेरे पास चाहिए भाई, मैं अभी खर्चे घटाओ 100 रुपये का कम हिस्सा खर्चों की तरफ, बिल्कुल असेंशियल्स पे, बेयर मिनिमम पे आ जाओ, असेंशियल नीड्स पे आ जाओ बिल्कुल। तो एकदम से आपने 50 रुपये जो खर्चे के तहत जा रहा था वो घटा करके आपने 25 रुपये कर दिया, सस्टेनेंस पे आ गए हो। इन्वेस्टमेंट पे जो पैसा जा रहा था वो कैंसिल ही कर दिया था, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं अभी करना, किसी को रिश्तेदार को आंट गुआंट को दिखाना ही नहीं है, क्योंकि कॉल्स आ जा रहे हैं, कहते कल एफडी को लाई तूने, अंदर से ही रिश्तेदार बता दे रहे, क्योंकि खुद के परकच्चे उड़े हुए हैं, चाह रहे हैं ये भी बर्बाद हो जाए, और अगले दिन रैंसम कॉल आ जा रहा है, तो कहता दिखाऊंगा ही नहीं, किसी गद्दे के नीचे दबा दूंगा, बेड में डाल दूंगा। ये 25 रुपया भी गया, उधर से 25 रुपया गया, इधर से 25 रुपया गया, इन्वेस्टमेंट खत्म, एक्सपेंडिचर आधा, तो कुल 25 जा रहा है एक्सपेंडिचर में, बाकी बच रहा 75। अब ये जो कैश था 75, मतलब क्या समझ में आया, 3/4। अब पहले आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कितनी थी, 1/4, अब आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कितनी है, 3/4। इसी 100 रुपए का अब आप 3/4 हिस्सा अपने ही पास दबा के रख रहे हो कैश, लिक्विडिटी, दिस इज योर न्यू लिक्विडिटी प्रेफरेंस, दिस इज द एनहांस्ड डिमांड फॉर मनी, दिस इज द एनहांस्ड डिमांड फॉर मनी। Now you want to keep as much cash as you can from the total units of ₹100. Is that clear? Yes, sir. सवाल ये है कि ये परिस्थितियाँ कैसे बन जाती हैं, ये हो कैसे जाता है, इकोनॉमी के अंदर ये वर्क कैसे करता है, हम वो समझेंगे। पहले तो हमने आपको समझाया कि कुल 100 रुपये कहाँ कहाँ जा सकते थे, और उसमें से जब हम कह रहे हैं कि लिक्विडिटी प्रेफर की जा रही है, तो प्रेफर क्या किया जा रहा है, प्रेफर कैश किया जा रहा है, because you know which one is the most liquid। मैं रोक जो यार, which one is the most liquid, cash, shares, gold or land? Cash is the most liquid thing, you can readily and universally convert it for the goods and services, okay, you can exchange goods and services for it, it is universally acceptable and it is readily convertible, is that clear? So it is the most liquid, ये इतना तरल है कि इसे कोई चीज़ रोकती नहीं, बांधती नहीं, बहुत तरल, रिजिड नहीं है ना ये। वहीं लैंड, गाड़ी लेनी है जाके और गाड़ी शोरूम को कह रहे हो प्लाट है अपना एक सूर्य एनक्लेव में, कितने की है लेजेंडर वगैरह, लेजेंडर छोड़ो यार, और फॉर्च्यूनर कितने की, लेजेंडर ही है वो, पर उसका रेट एग्जैक्ट पता नहीं क्यों, 45 लाख कह रहे प्लॉट है हमारा 45-50 के रेंज में, ये लो प्लॉट के कागज, फॉर्च्यूनर दो। भाई 45-50 की रेंज में प्लॉट मुझे नहीं पता नहीं आपका जेन्युइन है नहीं है, फ़र्द इंतकाल मैं कहाँ देखता रहूँ, फ़र्द इंतकाल का करवाता रहूँ, और मुझे क्या पता आपका इस पर भार चढ़ा हो, कोई लोन लिया हो आपने इसमें। और दूसरी बात, मैं कहाँ ग्राहक ढूंढता फिरूँगा बेचने के लिए। तो देयर यू विल फील कि यार ये मेरा ये जो है प्रॉपर्टी यार, इट इज़ वेरी रिजिड, I am not able to convert it in lieu of the goods and services that I want to fetch. Second, इसकी तो universal acceptability नहीं है, ये readily available ही नहीं है to convert it for the goods and services। मैं जो गुड चाहिए गाड़ी, इससे ज़्यादा कन्वर्टेबल है, गोल्ड लेके आ गए, गोल्ड दे रहे उसको, कहते 45 लाख का गोल्ड है ये, वो कहेगा ठीक है टाइम लगेगा, शाम तक देखते हैं, फिर है मशीन पे जाएगा, देखेंगे जाके, फिर कहेंगे सुबह लेना था, गाड़ी लेके जाना था, शादी में आज कई लोगों को जलाना था, ये तो शाम को देगा गाड़ी, इवेंट निकल गया तो गाड़ी का शौक भी निकल गया, नहीं लेनी चल, है ना। 4 साल बाद जलसा आया था गांव का, उसी में जाना था, वही गाड़ी नहीं मिली तो अब क्या लेना, फिर 4 साल बाद आएगा तब ले लेंगे, आइडिया कैंसिल। शेयर्स इससे भी ज़्यादा लिक्विड है, कह रहे शेयर ले लो और पैसा दे दो, वो कह रहे हैं शेयर ले लो पैसा दे दो, ठीक है सर शेयर दीजिए, एक OTP आएगा आपके फ़ोन पे अभी, वो बता दीजिएगा,
शेयर लेके उन्होंने फटाफट मटेरियल शेयर को डीमेटेरियलाइज कर दिया, मतलब पैसा लिक्विडेट कर दिया, ओटीपी उसके फ़ोन पे लिया, भरा, पैसा आ गया उसके खाते में, अपने में ट्रांसफ़र करा लिया। इसमें भी 1-1.5-2 घंटा लग जाएगा। कैश या फिर चेक, खड़े पे, हालांकि चेक पे भी जल्दी डिलीवरी नहीं आती, ये भी मैं बता दूँ आपको। डीडी लेके आओ, डिमांड डिपॉजिट और डिमांड ड्राफ्ट, वो सही है। सबसे बेस्ट तो वो कहे सर 2 मिनट लगेंगे, आरटीजीएस कराइए, खत्म, कहानी हो जाएगा, अभी गाड़ी लीजिए आप। ओके, इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी लिक्विड एंड एग्जैक्टली यू आर प्रेफरिंग more proportion of this form of money right now from the total available of units with you. You don't want to do expenditures, you don't want to invest it, you want to keep it in the form of cash. So there is very high demand for money right now. That is, you are preferring a lot of liquidity. Liquidity preference is high. Now there is a question, why do people prefer liquidity? So there are different motives to prefer the liquidity. And the first one you know is the transaction motive, another one you know the precautionary motive, and the third one the speculative motive. ये जो speculative motive है इसके बाद explain होगा liquidity trap. Okay? Transaction motive थोड़ा सा एक concept है जो किताब में लिखा है, आपको समझ आ जाए इसके लिए मैं वो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। आप transaction motive के तहत liquidity prefer करते हैं, वो तो हमने conceptually सारा सीख लिया था कि ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करनी है तो ज़्यादा लिक्विडिटी प्रेफर करोगे, कम ट्रांजैक्शंस करनी है तो कम लिक्विडिटी प्रेफर करोगे। ट्रांजैक्शंस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना, और हमने ये भी देखा था ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पर कंज्यूम करोगे, तो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करोगे तो ज़्यादा लिक्विडिटी प्रेफर करोगे। ये तो सीख लिया। किताब में थोड़ा सा एक बात की हुई है मैथमेटिकल टाइप, समझ आना ज़रूरी था, वो मैं बता दूँ। जैसे कोई ऐसा पूछ ले कि कितनी के ट्रांजैक्शंस पे सोसाइटी कितनी का लिक्विडिटी प्रेफर करती है, पूछ सकते हैं ना, वो बताता हूँ। और ज़्यादा नहीं जाना है, पर जितना जाना है वही कंप्लीट हो जाना है। ट्रांजैक्शन मोटिव। ओके, चलो एक केस समझाना था मुझे आपको, केस वाइज समझाते हैं। ओके, बहुत इजी में समझना, घबराना मत, हड़बड़ाना मत। सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, वो लेबर है, दिस पर्सन इज लेबर, और सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक फार्मर है। तो दिस लेबर हेयर इज अ वर्कर, दिस फार्मर हेयर इज अ प्रोड्यूसर। ओके, तो दिस फार्मर हेयर इज अ प्रोड्यूसर, इसे फैक्ट्री मालिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, इज अ प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर, कुछ कहना है आपको कह लीजिए, और दिस लेबर हेयर इज अ वर्कर। तो 2 लोग हैं, वर्कर और प्रोड्यूसर। इज दैट क्लियर? सपोज कीजिए कि मई महीने की फर्स्ट है, मई मंथ की फर्स्ट ऑफ द मई है, फर्स्ट मई है। ओके, अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये जो वर्कर है ना, ये आलू चावल खाता है। क्या खाता है? आलू चावल। और ये किसान आलू चावल ही उगाता है। और थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो कि सुबह आलू चावल लगाते हैं, शाम को उग जाते हैं। भाई हो जाएगा, एक दिन हो भी जाता है, ऐसा इमेजिन ही है, सुबह उगाते हैं, शाम को उग जाते हैं। दैट इज़ द थिंग। अब सुबह ये वर्कर इसके खेतों में आया, सुबह वर्कर इस फार्मर के खेतों में आया, आलू चावल उगाना शुरू किया। इज़ दैट क्लियर? तो सुबह इस वर्कर ने इस किसान से कहा कि मैं दिहाड़ी लूँगा 100 रुपया, 100 रुपया मेरा हाथ पे रखिए तो मैं काम करूँ। तो मतलब सुबह वर्कर ने अपनी सर्विसेज ऑफ़र करने के लिए, मॉर्निंग में वर्कर ने अपनी सर्विसेज ऑफ़र करने के लिए जो प्रोड्यूसर है उससे ₹100 ले लिए। मतलब सुबह सर्विसेज के बदले ₹100 आ गए। तो मतलब यहाँ पर जो ये प्रोड्यूसर है मॉर्निंग में, इसकी जो डिमांड, इसके पास जो मनी होगी, ध्यान से सोचिएगा, द डिमांड ही लिख देते हैं, द डिमांड फॉर मनी फॉर दिस प्रोड्यूसर इज़ ₹100। ओके, जो किसान है उसे वर्कर को पे करना है, तो उसकी कितनी डिमांड होगी मनी की? 100 रुपये की, उसे 100 रुपये पे करना है।
तो वर्कर ने इस किसान के खेतों में काम करने के लिए सुबह इससे 100 रुपया दिहाड़ी मांग ली। मतलब इस इकॉनमी के अंदर सुबह से लेके शाम तक 100 रुपीज़ की सर्विसेज दी जाएंगी। यही बात कहूँ मैं? इस इकॉनमी के अंदर सुबह से लेके शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग, हम जब इकॉनमी के लिए जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो जो सर्विसेज दी गई हैं वो ₹100 की हैं। इतनी बात तो आप मान ही गए। लेकिन फार्मर इसलिए 100 रुपये दे पा रहा है क्योंकि फार्मर की जेब में 100 रुपया है। तो फार्मर के लिए इसकी सर्विसेज फैच करने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि उसे 100 रुपया अपने अंठे में, अपनी जेब में चाहिए। सो द लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ दिस फार्मर और द डिमांड फॉर मनी फॉर दिस फार्मर इज़ ₹100 इन द मॉर्निंग। ओके, शाम हो गई, इवनिंग। अब इवनिंग में क्या हो गया कि इवनिंग में इस वर्कर को फार्मर से आलू चावल चाहिए। तो फार्मर ने क्या प्रोवाइड की? गुड्स। फार्मर ने वर्कर को गुड्स प्रोवाइड की, दैट इज़ आलू चावल। और बदले में जो सुबह 100 रुपया पाया था उस वर्कर ने, एग्जैक्टली 100 रुपये की आलू चावल है। 100 रुपये की आलू चावल है। इस इकॉनमी में ये दो ही बंदे रहते हैं, कहीं कोई बैंक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बस यही दो ही लोग हैं। ये वर्कर है और वो किसान है। वे आलू चावल उगाता है और खा जाता है। ओके, उसके खेतों में। तो उसने इसको गुड्स प्रोवाइड की, कितने की? ₹100 की। फार्मर से वर्कर को इवनिंग में ₹100 की गुड्स आ गई। तो मतलब इस समय लेबर को ये गुड्स फैच करने के लिए कितनी डिमांड फॉर मनी होगी? उसके पास मनी कितनी होनी चाहिए? डिमांड फॉर मनी ₹100। तो मतलब उसे जो 100 रुपये सुबह मालिक से मिले, किसान से मिले सर्विसेज देने के लिए, शाम को वही 100 रुपये उसने उसे वापस कर दिए उससे गुड्स लेने के लिए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सुबह मिला हुआ ये 100 रुपया ही शाम को वापस हो गया किसान को, तो दूर खड़े रह के अगर आप सोचें तो सुबह सर्विसेज कितने की थी? ₹100 की। और इवनिंग में जो गुड्स बिकी हैं वो कितने की बिकी हैं? ₹100 की। तो अगर सुबह से रात को क्लोजिंग हो गई इकॉनमी की, तो सुबह से रात को अगर इकॉनमी कैलकुलेट करनी हो तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितने की हुई? ₹200। तो इकॉनमी कितने की हुई? थोड़ी देर के लिए सोचिए, ₹200। गुड। अच्छा, दूसरी चीज़, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी हुई? 2। सबसे पहले सुबह एक ट्रांजैक्शन हुई, दैट इज़ ₹100 फ्रॉम द फार्मर टू द वर्कर। और सेकेंड ट्रांजैक्शन हुई इवनिंग में ₹100 फ्रॉम वर्कर टू द फार्मर। सो 2 ट्रांजैक्शंस and each transaction is of ₹100। तो अल्टीमेटली टोटल ट्रांजैक्शंस कितने की हुई? टोटल ट्रांजैक्शंस ₹200 की। वही मतलब इकॉनमी 200 की और टोटल ट्रांजैक्शंस 200 की हुई। अब दूर से देख रहे हो ना, टोटल ट्रांजैक्शन 100 की हुई। लेकिन इस टोटल ट्रांजैक्शन के लिए जो 200 की जो टोटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इसके लिए यूज़ तो वही सेम एक 100 रुपया ही हुआ है। यूज़ तो वही एक 100 रुपया ही हुआ है। वही एक 100 रुपये ने 2 ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट कराई हैं 100 रुपये की, क्योंकि एक 100 रुपया 2 हाथों से गुजरा है। एक 100 रुपया 2 हाथों से गुजरा है। सुबह वो 100 रुपया फार्मर ने वर्कर को दिया था, शाम को वर्कर ने वही 100 रुपया वापस फार्मर को दे दिया। सुबह जब फार्मर ने वर्कर को दिया था तो उसने वो 100 रुपया सर्विसेज के लिए पे किया, तो एक एंट्री ऐड हो गई ट्रांजैक्शन में सर्विसेज की, ₹100। शाम को जब वर्कर ने फार्मर को दिया तो उसने भी एक ट्रांजैक्शन के लिए दिया था, दैट इज़ फॉर द गुड, तो एक एंट्री और ऐड हो गई ₹100 की फॉर द गुड्स। तो टोटल एंट्रीज ट्रांजैक्शन की हुई हैं 2 और हुई हैं 100 रुपये की। मतलब टोटल इकॉनमी 100 रुपये की, 200 की टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इस इकॉनमी को, इन 200 की ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए डिमांड फॉर मनी इन द इकॉनमी कितनी रही है? सिर्फ 100, क्योंकि उसी एक 100 रुपये से ये 2 ट्रांजैक्शन सपोर्ट हो गई, क्योंकि वही एक 100 रुपया 2 हाथों के वाया गुजरा है।
इज दैट क्लियर? ओके, आपकी आंखों के सामने कर लो जितनी बार भी करना है इसको, जितनी बार भी। अब शाम हो गई, अगली सुबह फिर ऐसे ही, अगली सवेर हो गई। अब 2 मई 2 मई आ गया वर्कर दिहाड़ी पे, आते ही उसने किसान से क्या मांगे? 100 रुपये। किसान ने वो कौन सा 100 रुपये वापस दिया होगा जो रात को शाम को इसी वर्कर से उसे मिला? तो अगले दिन किसान ने सर्विसेज के लिए 100 रुपये पे किए, अगले दिन की फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई। और अगले दिन शाम को वर्कर ने किसान को 100 रुपये दिया फॉर द आलू चावल, फॉर द गुड्स। सेकंड ट्रांजैक्शन भी दर्ज होगी 100 रुपये की। फर्स्ट एंड सेकंड मई में टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी हुई? 400 की, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन 100 रुपये की है और टोटल 4 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। 2 ट्रांजैक्शंस गुड्स के लिए हुई हैं, 2 ट्रांजैक्शंस सर्विसेज के लिए हुई हैं। टोटल 400 की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। लेकिन दोनों दिन इन 400 रुपये की ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कराने के लिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस कितना था? डिमांड फॉर मनी कितना था? 200 रुपीज़। पहले दिन ₹100 और सेकंड डे भी ₹100। तो इसका मतलब 200 रुपये की ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड फॉर मनी 100 रुपये, 400 रुपये की ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड फॉर मनी 200, 600 रुपये की ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड फॉर मनी 300, 800 रुपये की ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड फॉर मनी 400। मतलब ट्रांजैक्शन मोटिव के वाया अगर जाएँ तो जितने की ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसका फ्रैक्शन ही डिमांड फॉर मनी होता है। मतलब हाफ ऑफ द ट्रांजैक्शन इज द डिमांड फॉर मनी इन द इकोनॉमी। तो अगर किसी एक देश को लगभग 2 लाख की ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करानी है, लगभग 50 का हज़ार डिमांड फॉर मनी होगा। और सॉरी 1 लाख, आधा, हाफ। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बस इतनी सी कहानी है। अच्छा, तो अगर कोई आपको कहे कि 1/2 इज द डिमांड फॉर मनी, 1/2 इज द डिमांड फॉर मनी, तो फिर ट्रांजैक्शंस कितनी हुई इस इकोनॉमी में? 1/2 का रिवर्स क्या होता है? 1/2 का रिवर्स 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं। ओके, इस केस में ये आपकी किताब में ऐसा लिखा गया है, तभी मैंने ये बात बताई। ओके, तो ऑलवेज ये फ्रैक्शन में ही वर्क करेगा। इट विल ऑलवेज वर्क इन अ फ्रैक्शन। कोई डाउट तो नहीं? क्यों? क्योंकि इस केस में अगर जाएं, अगर 4 हाथों में मनी घूमे, 6 हाथों में मनी घूमे, क्योंकि सेम टाइम पे इस वर्टिकल के साथ एक और वर्टिकल खड़ा कर लो, थोड़ी दूरी पे एक और किसान और एक और वर्कर, उसकी थोड़ी दूरी पे एक और किसान और एक और वर्कर। इतनी बात समझ में आई? तो 3 फ्रंट पर 3 ट्रांजैक्शन सेम टाइम पर हो रही हैं। तो 3 ट्रांजैक्शन हुई फॉर द पर्पज ऑफ सर्विसेज। तो 100 की 3 ट्रांजैक्शंस हुई, तो टोटल ट्रांजैक्शंस ऑफ ₹300 डन हो गया। वहाँ पर 100 रुपये की ट्रांजैक्शन उसने की, 100 रुपये की ट्रांजैक्शन उसने की, 100 रुपये की ट्रांजैक्शन उसने की। शाम को इन तीनों ने वापस कर दिए आप आलू प्याज लेने के लिए अपने अपने फार्मर को। 100 रुपये इन्होंने वापस किया, 100 रुपये इन्होंने वापस किया, 100 रुपये इन्होंने वापस किया। तो ट्रांजैक्शन हो गई टोटल 6, 3 सुबह की 3 शाम की। तो ट्रांजैक्शन हो गई टोटल 600 की। लेकिन डिमांड फॉर मनी कितना रहा? 300। ओके, क्योंकि उसने जो सुबह 100 दिया था शाम को वही 100 घूमा। बीच वाले किसान ने भी जो सुबह 100 दिया था शाम को वही 100 घूम के उसे मिला, और पहले वाले किसान ने भी जो सुबह 100 दिया था शाम को घूम के उसी को वो मिला। तो अल्टीमेटली डिमांड फॉर मनी यहाँ पर 100 है। इज दैट क्लियर? सोच लो, विचार लो, कोई दिक्कत ना हो। तो ट्रांजैक्शन मोटिव के तहत ये लिखा हुआ है, इसी तरह से वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बस इस चीज़ को दिमाग में चलना है कि 100 रुपये की एक मनी 2 ट्रांजैक्शंस को यहाँ जन्म दे रही है, क्योंकि वो 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, 2 बार वो ट्रांजैक्ट हुई है, 2 बार वो हाथों से घूमी है। पहली बार वो किसान के हाथों से वर्कर के हाथ में गई है, ये फर्स्ट इंसिडेंस, और सेकंड टाइम वो वर्कर के हाथ से किसान के हाथ में गई है, ये सेकंड इंसिडेंस। ये दोनों बार 2 ट्रांजैक्शन सेंटर हो गई हैं, क्योंकि उस सेम 100 रुपये ने 2 ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट कराई हैं। और जब हम 2 ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं तो पहली ट्रांजैक्शन ने सर्विसेज को जन्म दिया, दूसरी ट्रांजैक्शन ने गुड्स। और हम जब इकोनॉमी में जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम वैल्यू ऑफ टोटल ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब ये सारी ट्रांजैक्शंस मैटर कर रही हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन जो 2 हुई हैं एक ही 100 रुपये से हो गई। इकोनॉमी में सिर्फ एक ही 100 रुपये डाला है, कहीं से एक ही हवा में उड़ता हुआ नोट आया था, उसी से हो गया, काम 2 हो गए। ओके, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बस यही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ज़िंदगी ऐसी काम करती है। ओके मोहित, अब मैं थोड़ा सा रीड करूं किताब क्या कह रही है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, जितना जितना ज़रूरी है उतना पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इधर उधर की कुछ कैलकुलेशंस भी हैं,
वो आपके मतलब की नहीं है उतनी। ये वो वाला कॉलम है जो किताब के अंदर जाके थोड़ा इन डेप्थ वाला लिखा हुआ है ना, डिमांड फॉर मनी टाइप, ये वहाँ पर जा कर के आ जाता है। मैं अभी पढ़ करके बता देता हूँ, पॉलिसी कंट्रोल्स के बाद आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी बातें और यहाँ पर अभी आगे जाके आने वाली थी, मैं यही बता देता हूँ। हमने कह लिया कि ट्रांजैक्शन के लिए आप ₹100 को यूज़ कर रहे हैं, है ना। हमने मनी एंड बैंकिंग के शुरुआती लेक्चर में भी जाना था कि ये जो मनी होती है, जैसे कि ये जो कॉइन्स हैं या ये जो पेपर करेंसी है, ये हमने जाना था कि कॉइन्स जो हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, बनाती है। और लेकिन जो पेपर करेंसी है, ₹1 का नोट पेपर करेंसी और सारे कॉइन्स ये भारत सरकार के, और बाकी सारी पेपर करेंसी ये आरबीआई की। ये तो हमने जान लिया था। अब अल्टीमेटली बात ये है कि इसमें चाहे वो कॉइन है या पेपर करेंसी है, ₹100 का नोट है ₹100 का, और ₹10 का कॉइन है ₹10 का, तो ₹10 के कॉइन में ₹10 का मेटल नहीं है, मतलब उसके अंदर ₹10 की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। दूसरी तरफ ₹100 के नोट में तो ₹100 की वैल्यू है ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये है, तो इसका मतलब ये वो करेंसी है जिसमें खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये फिएट मनी है, ये तो हमने पढ़ा ही है, दिस इज़ अ फिएट मनी। तो इसको फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस। वो क्यों? इसके पीछे की गारंटी वो आप जानते हैं। मतलब अगर आप ये ₹100 या ₹10 का कॉइन कुछ भी लेकर के, जो भी वचन दे रहा है, अगर भारत सरकार दे रही है या आरबीआई दे रहा है, आप उनके पास जाते हैं तो वो जैसे ₹100 का नोट लेकर के आप आरबीआई के पास जाते हैं तो वो आपको ₹100 की वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि आप ₹100 की ट्रांजैक्शंस या ₹100 की गुड्स एंड सर्विसेज फेच कर सको। सो द आरबीआई विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ ₹100, the value of it ₹100, so that you can fetch the items of ₹100 from the market. That RBI is responsible for that. ये जो गारंटी है आरबीआई की या सरकार की, इसी के कारण ये करेंसी पे फेथ है लोगों का, कॉन्फिडेंस है, और ये बिकती है, ये चलती है। दैट्स वाई इट इज़ अ फिएट मनी। ये इंट्रिंसिक वेल्थ के साथ नहीं आती, इसके अंदर कोई मूल्य नहीं है। यही अगर 1 ग्राम का सोने का सिक्का हो तो उसमें, और वो 1 ग्राम का सोने का सिक्का 9,000 का है, वो उसमें 1 ग्राम सोना है इसलिए 9,000 का है। ये सिंपल उसकी खासियत है। उसको पिघलाओ, 1 ग्राम निकल रहा है सोना, और 1 ग्राम सोने का बाजार मूल्य इस समय 9,000 है, तो उसकी वैल्यू खुद उसका मेटल ही गारंटी कर रहा है। उसकी वैल्यू को किसी और को गारंटी करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 ग्राम का सोना लेकर के, सिक्का लेकर के जाओ, बाज़ार से चीज़ें ले आओगे। लेकिन यहाँ पर ₹100 की वैल्यू ₹100 के नोट में नहीं है, उसकी तो वैल्यू है ही नहीं है। वो वैल्यू आपको गारंटी की जा रही है, आरबीआई आपके नोट पे लिख के देता है कि मैं धारक को ₹100 अदा करने का वचन देता हूँ। I promise to pay the bearer the sum of ₹100। मतलब जब आप जाके आरबीआई को वो ₹100 वापस करेंगे, वो आपको उसमें लिखी हुई जो भी डिनोमिनेशन है, जैसे 100 लिखा है, वो आपको उतने की वैल्यू देगा, तो आप उस वैल्यू से उतने की चीज़ मार्केट से फेच कर लोगे। ओके, सो दे आर गिविंग प्रॉमिस, दैट्स इट्स अ फिएट मनी। लेकिन दूसरी ताकत ये है कि इसलिए ये गारंटी से ही चलेगी ऐसा नहीं है। इस सिस्टम को वर्किंग बनाने के लिए आपको इसे विद लॉ एनफोर्स करना पड़ेगा कि लोग इसे ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए एक्सेप्ट करें। तो ऐसे में आप देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शंस को सेटल करना चाहते हो, आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की या किसी ने कोई गुड्स एंड सर्विसेज आपसे कंज्यूम की, ये ट्रांजैक्शंस सेटल हो जाएंगी विद दिस करेंसी, दैट इज़ द करेंसी नोट्स एंड द कॉइन्स। कोई भी इसे मना नहीं कर सकता। इसका ये वाला एलिमेंट है लीगल टेंडर, ये लीगल टेंडर होती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना करिए। हमने एक बात समझी थी कि जो M1 मनी होती है, जिसको हम ऑर्डिनरी मनी कहते हैं और जिसको हम आम भाषा में मनी कह के पुकार रहे हैं, जिसको हम मनी सप्लाई के रूप में भी देखते हैं, तो M1 इज इक्वल टू हमने देखा था कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, DD सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। तो हमने देखा था डिमांड डिपॉजिट्स पे चेक इशू होते हैं, हमने देखा था डिमांड डिपॉजिट्स, ATMs, ये सारी चीज़ें, है ना, डेबिट कार्ड्स, एवरीथिंग। अब ध्यान से समझिए, M1 में ऑर्डिनरी मनी में मनी सप्लाई जिसे हम मान के चल रहे हैं, ये 2 चीज़ें आती हैं। तो यहाँ से कभी ये गलती नहीं करनी
कि फिर ये दोनों ही लीगल टेंडर हैं, ऐसा नहीं है। ओनली कैश इज द लीगल टेंडर। करेंसी नोट्स कॉइन्स ये लीगल टेंडर है, मतलब फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव, फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस कोई भी व्यक्ति कैश को नकार नहीं सकता, ना नहीं कह सकता। हाँ, ये बात अलग है कि फॉर द इनकम टैक्स पर्पसेस, फॉर द टैक्स रेगुलेशंस लिमिटेशंस होती हैं कि 2 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन कैश में नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते, ढमकाना, पर उसकी भी ऑर्डर्स सरकार से जारी होते हैं या आरबीआई से जारी होते हैं, वो एक अलग बात है, उस केस को अलग रखो। बट अदरवाइज ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए नोबडी कैन डिनाई यू द एक्सेस ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज इफ इट इज़ अ मैटर ऑफ द मनी। Nobody can deny that access of that goods and services to you if you are offering them the cash, that is the currency notes or the coins. They have to accept them because it is the idea of legal tender. But they can deny the checks. They can deny the check. वो चेक डिनाई कर सकते हैं, आप उन्हें कोई केस नहीं कर सकते। तो चेक वहाँ पे लीगल टेंडर नहीं है, ओके। और वो बाउंड भी नहीं है आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप करने के लिए। दे कैन डिनाई इट, वो कहेंगे नहीं मशीन खराब है, नहीं चल रहा, कुछ नहीं है, ओके, समझ में। लेकिन ये सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, ये कितना ज़रूरी था करना कि भाई आपने उसे पैसा दिया और वो आपको चीज़ नहीं दे रहा है, देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। इसका मतलब इन दिस सोसाइटी ऑल मेंबर्स आर इक्वल। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ देंगे और दूसरे को नहीं देंगे, सबके हाथ में पैसा है, सबका पैसा एक समान, तो आपको सबको पैसे से वो चीज़ देनी है, ये पहला नियम है। अगर आप दे रहे हो तो आपको सबको देनी है। आई बात समझ में? तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर हम ये नहीं करते तो फिर ये डिस्क्रिशन हो जाती पब्लिक की कि वो गुड्स एंड सर्विसेज देने के बदले सामने वाले से क्या ले लें, वो क्या ही ले लें आपसे, आपका समय ले लें, आपसे गुलामी करा लें, आपसे काम करा लें, आपकी इज्जत ही ले लें, कुछ भी ले लें, ह्यूमिलेटिंग कंडीशन क्रिएट हो जाए। लेकिन आप उसे कह रहे हो कि पैसे ले लाला और अनाज दे, तो वो मजबूर है, वहाँ ये लीगल टेंडर है। तो वहाँ पे वो आपको अगर नहीं दे रहा है और उसको आदत पड़ी हुई है कि वही बात है कि कुछ समय पहले तक ऐसा समाज था कि ना कोई मनी थी ना कोई लीगल टेंडर है, तो आपको कहता था कि नाच के दिखाओ तो पैसा अनाज दूंगा, और अभी भी ऐसी ही शर्तें रख रहा है। तब आप जाके थाने में कहोगे कि मैंने इसे 100 रुपया दिया, इसने मुझे अनाज पड़ा है, अनाज तोला हुआ है, इसने मुझे दिया नहीं, कह रहा है 100 रुपये से बात नहीं बनेगी, नाच के दिखाओ। तब पुलिस उसे अरेस्ट करेगी और वो कहेगा कि मेरी मर्जी, मेरा अनाज मैं 100 रुपये के बदले में दूँ या नचवा के दूँ, तुम कौन होते हो? तब पुलिस उसे कानून सिखाएगी कि बेटे ये लीगल टेंडर था, तुम बाउंड है इसे एक्सेप्ट करने के लिए, इसी के बदले में गुड्स एक्सचेंज होंगी। तेरे पास अनाज नहीं होता अलग बात है, वो अलग बात थी कि नहीं है, ये पैसे दे भी रहा है पर तू कह रहा है कहाँ से दूँ, है ही नहीं तो कहाँ से दूँ, ऐसा भी होता है। अनाज तुला पड़ा है सब कुछ और तू मुंह से बता रहा है कि तू नचवाना चाहता है, पैसे के बदले में नहीं देगा। ये नया भारत है, यहाँ पैसे के बदले में ही मिलता है अब सब, क्योंकि पैसा ही लीगल टेंडर है। तो देखो लीगल टेंडर करेंसी को डिक्लेयर करने से कितनी और सारी चीज़ों को कर्ब करने में हमें मदद मिली, ये चीज़ आई बात समझ में। तो ये नहीं है कि किसी जाति विशेष को कुछ दे देना है, दूसरी जाति को नहीं देना है, ऐसा नहीं है। सबके हाथ में पैसा है, सबकी समान शक्ति है, क्योंकि पैसे की समान शक्ति सबको समान बना रही है यहाँ पे, और सबको समान एक्सेस मिलेगा उस चीज़ का। और बात अलग है कि अगला करप्शन कर ले, दबा के रख ले, ना निकाले, चीज़ ही ना दिखाए, ऐसा करके वो अलग बात। ओके, सो दिस बट द चेक दैट ATM डेबिट कार्ड, इट इज़ नॉट लीगल टेंडर। तो ये चीज़ आप दिमाग में अपने बैठा लेना कि ठीक है, अनाज ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, कुछ और ऐसे कर रहे हो, ये लो चेक और वो दे कैन डिनाई इट, दे कैन डिनाई। और जब तक वो चेक कैश में नहीं बदलता तब तक होल्ड कर सकते हैं डिलीवरी, कि पहले एक बार है ना पैसा आ जाए, फिर 2 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, दे देंगे। लेकिन वहीं आप कहेंगे अभी चाहिए, अभी चाहिए तो फिर कैश ले आइए, अभी चाहिए कैश ले आइए, ले जाइए, मैं क्या मना कर रहा हूँ। तो ये है। तो अदरवाइज हम एक तरफ ये मान के चलते हैं कि M1 मने ऑर्डिनरी मनी मने सप्लाई ऑफ मनी, तो वहाँ पर कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट है। लेकिन जैसे ही बात लीगल टेंडर की आ जाएगी तो कैश इज़ द किंग, दिस करेंसी इट इज़ द लीगल टेंडर। ये बात समझ आई? तो फिएट मनी, लीगल टेंडर, कंसेप्ट क्लियर हुए? दिमाग में बैठा लेना इन चीज़ों को, ओके।
तो कई बार MCQ पूछ लिया जाता है और उसमें डाल दिया जाता है बड़ी चतुराई से कि डिमांड डिपॉजिट और ये सब चीज़ें डाल दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि सब लीगल टेंडर है, तो आंसर कर देना कि नहीं वो फिर लीगल टेंडर नहीं है। ओके या फिर पूछ लिया जाता है कि होल M1 इज़ द लीगल टेंडर, नहीं, होल M1 इज़ नॉट द लीगल टेंडर। सो डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी में डिटेल डिस्कशन में थोड़ा शुरुआत ऐसे हो रही है कि मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स इन द सेंस दैट इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड हैंस कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर और ऑल अदर कमोडिटीज़ वेरी ईजली। ऑन द अदर हैंड इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी अपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि अगर आप इसे ऑक्यूपाई किए हुए हो, आप इसे होल्ड किए हुए हो, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इस पे पैसा भी कमा सकते हो। को मनी की एक अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि यू आर हैविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग ऑक्यूपेंट ऑफ दिस मनी, दैट यू कैन अर्न मनी ऑन दिस मनी बाय इन्वेस्टिंग इट। तो आप इसे FD में डालिए, पैसा कमाइए। कई बार सेविंग बैंक अकाउंट भी 2-2.5% ब्याज देता है, सेविंग अकाउंट में भी है तो पैसा आएगा। तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एलिमेंट आगे जाके बहुत यूज़ करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है मनी होल्ड करने की या नहीं, तो ये इस बात से पता चलता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है तो डिमांड फॉर मनी घट जाएगी, क्योंकि उस समय में जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि इसे निवेश किया जाए, इसे इन्वेस्ट किया जाए। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बहुत घट हो जाएगा तो फिर उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं मिल रही है, तो फिर आप इसे अपने हाथ में रखना चाहेंगे एज अ कैश। ओके, सो ऑन द अदर हैंड इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज इफ instead of holding on to a certain cash balance you put the money in a fixed deposits in some bank, you can earn interest on that money. Is that clear? While deciding on how much money to hold at a certain point of time, कितनी डिमांड फॉर मनी है, कितनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस है एक समय में, उसी को समझ रहे हैं। So while deciding on how much money to hold at a certain point of time, one has to consider the trade-off between the advantage of liquidity and the disadvantage of the foregone interest. तो उसके पास 1 लाख रुपया है, उस 1 लाख रुपये का कितना हिस्सा उसे कैश में रखना है और कितना नहीं, ये ऑलवेज कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा कि लिक्विडिटी होल्ड करने का क्या बेनिफिट मिल रहा है उसे, मतलब वो कितना फ्रीडम ऑफ एक्सचेंज चाहता है कि वो अपनी प्रेफरेंस की गुड्स एंड सर्विसेज फेच करे इस मनी से, या अगर वो ये चाह रहा है तो फिर उसे इंटरेस्ट फॉरगॉन करना होगा, क्योंकि वही पैसा अगर उसने रखा होता बैंकों में इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स तो उसे कमाई आ रही होती। तो आप अपने घर में 1 लाख रखते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, ये इस बात पे डिपेंड करता है, या आप अपने सेविंग अकाउंटों में रखते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके खर्चों का दायरा कितना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने को मूडी हैं, आप कितने का इम्पल्सिव बायर हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी को बातें आपको एकदम से चुनौती दे देती हैं, तो आप, या इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना का रिस्क फैक्टर मान के चल रहे हैं, कि मतलब जैसे आप लोग बीमार पड़ते हैं तो आप कैसे के लेवल के हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, इन सब बातों पे ये निर्भर करता है। तो इस हिसाब से आप लोग ये तय करते हैं कि हमें किसी घर में आप कह रहे हैं कि 4 लाख भी घर में रखा है बहुत चल जाएगा, और दूसरा आदमी कह रहा है नहीं, ये कैलकुलेशन करेक्ट नहीं थी इनकी, पिछले इतने समय से तो कोई इमरजेंसी आई नहीं और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं 4 लाख नहीं रखूँगा, मैं 2 लाख रखूँगा, 2 लाख मैं FD में डालूंगा यार, मैं इतना इंटरेस्ट क्यों फॉरगॉन करूँ, मैं इतना इंटरेस्ट क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो यहाँ पे ये मैटर कर जाता है कि फिर इंटरेस्ट अच्छा लुक्रेटिव होना चाहिए, मिल रहा होना चाहिए, दिखना चाहिए। और अगर दिख रहा है इंटरेस्ट चवन्नी नहीं मिल रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो फिर वो कहेगा इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा, कोई कमाई भी नहीं आ रही, ऊपर से दब के घुट के भी जीना कि FD करा रखी है, खुला पैसा नहीं है जेब में, सिसक के आम खा रहे हैं, सिसक के घूमने जा रहे हैं, सिसक के पेट्रोल डलवा रहे हैं। फिर ज़्यादा मज़ा तो कैश होल्ड करने में था, ज़्यादा बेनिफिट तो वहाँ फील हो रहा था, फिर कैश में ही रखते हैं यार, इतनी भी क्या टेंशन। जब देखो लिक्विड में होल्ड करने का जो बेनिफिट है वो तो तभी कॉम्प्रोमाइज़ होता लगता है जब वहाँ से कोई कमाई हो रही हो। अब जब वहाँ से कोई कमाई ही नहीं होती दिख रही, फिर मेरा पैसा वहाँ पड़ा रहे उसके मुताबिक, तो वो मेरे घर पे मेरे जेब में पड़ा रहे, ज़्यादा ताकतवर है, मुझे ज़्यादा ताकत हो रही है, घर में 4 लाख पड़ा, टेंशन कोई नहीं। कोई आएगा रिश्तेदार खोल के दिखाएंगे 3-4 लाख का रोल रहा है, इतना ही रुतबा बनेगा, लेवल बनेगा, कोई पूछे क्या है भाई साहब, कोई टेंशन, कोई बात नहीं, 4-5 लाख तो खुला पड़ा हुआ है,
और जब जाना है 4 लाख रुपए की तद्दी निकाल के उसमें से 1000 रुपये फल वाले को दो, हॉस्पिटलों में दो, लेवल बनता है। ये ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है इस समय, क्योंकि इंटरेस्ट चल रहा है बहुत कम। देखो ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को कैश होल्ड करने पे मजबूर कर देती हैं, और एक समय में बंदा इसी कैश में ट्रैप हो जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है, क्योंकि पैसा कहीं और डालने में उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, कहीं और डालने में उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो वो कह रहा है अभी होल्ड होल्ड होल्ड, कहते 4 लाख और आ गई हुजूर, पेमेंट अलमारी में डालो। कहते 4 लाख और, कहता अलमारी में डालो। कहते हुजूर 4 4 4 करके 12 लाख हो गया, कब तक? कहता ये जो इस समय मेरी हालात हो गए हैं, इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड हो चुकी है मेरी, इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड हो चुकी है मेरी फॉर द लिक्विडिटी। आई एम रीचिंग टू द स्टेज वेयर आई एम हैविंग इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड फॉर द लिक्विडिटी, और 10 लाख भी ले आ, मैं अलमारी में ही डाल दूंगा। कहते क्यों हुजूर? कहते कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा, कहीं कुछ नहीं इस समय मिल रहा। तो कहते ये डिमांड इलास्टिक है। कहते हैं हाँ इलास्टिक है, जितना मुंह खोलता जाएगा मेरे सामने जितने लाख लाता लाएगा, मैं अपनी अलमारी उतनी बड़ी करते जाऊंगा। कहते अच्छा, और कब तक रहने वाली हुजूर? कहते इनफाइनाइट है, मुझे खुद नहीं पता, जब तक हालात नहीं सुधरते तब तक। तो लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन में हो क्या जाता है? इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड फॉर मनी, इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड फॉर मनी। ओके, दैट इज द सिचुएशन। ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। ये लिक्विडिटी ट्रैप अभी तो मैं समझाना है मुझे, अभी तो मैं कर्व भी बनाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। अभी तो मैं बस वेब सीरीज़ की तरह आगे आगे के थोड़े सीन दिखा के फिर वापस ला रहा हूँ, या आगे इस रास्ते पे चलना है। क्या कह रहा है, पढ़ूँ दोबारा? तो वो कह रहा है कि while deciding on how much money to hold at a certain point of time, one has to consider the trade-off between the advantage of liquidity and the disadvantage of the foregone interest. So in the condition of the liquidity, there is no disadvantage of the foregone interest because there is no interest in the market. लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन में पता क्या होता है कि ऐसा कोई डिसएडवांटेज हो ही नहीं रहा होता है कि इंटरेस्ट मर गया, ये इंटरेस्ट मर गया, ये कोई इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा। तो फिर पूरा का पूरा एडवांटेज यही है कि फिर अपना पैसा अपने घर सुरक्षित है भाई, अपनी जेब में रखो भाई, टैचियाँ खोल खोल के सुबह देखेंगे वही अच्छा है ना, देख देख के ताकत तो मिलेगी। रात को सोएंगे तो सही कि उस बेड से 3 टैची पे इसी से बहुत बन जाता है। कुछ भी हासिल कर सकते हो, जैसे कोई रिश्तेदार आया हम्बल कर सकते हो उसे, हम्बल हो जाएगा। जैसे आगे कह रहा है बोला काम ही बहुत चल रहा है, फुर्सत ही नहीं मिल रही। कह रहे चलो काम तो चल रहा है, परिवार के लिए टाइम निकालना पड़ता है, बेड भरे पड़े हैं, टैचियाँ भरी पड़ी हैं इधर भी, लेकिन हम फैमिली के लिए टाइम निकाल, बेड भरे पड़े हैं, टैचियाँ। आप भी भाई साहब मजाक बहुत, मोहित यार बेड उठाइए रहा यार, बेटे बेड उठा के दिखाया यार, ये मजाक, बेड उठाया टैचियाँ खुली। फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालते हो आप? मतलब वही पैसा क्या, हाथ की मैला भरा पड़ा है। हम्बल हो गया, बड़ा चौड़ करके आया था। इस आदमी से पूछो पैसा कमाता ही क्यों है आदमी? पैसा हम्बल कर दिया उसने किसी को, क्योंकि बाहर इंटरेस्ट मिल नहीं रहा कुछ, तो वो एडवांटेज तो कोई हो ही नहीं रहा। तो कहता कोई डिसएडवांटेज मुझे लग ही नहीं रहा, बैंक में नहीं पैसा जमा कराने का, ऊपर से एडवांटेजेस 36 मिल रही हैं। इतने समय से ये चुन्नू का पापा हवा में उड़ता था, आज दबा दिया, क्योंकि मसा ही हमने बैंकों से सारा पैसा निकाल के कैश में रखा है आज, और आज इसे हमारी साख पता चली है। अब आगे से विवाह शादी में ठंडा रहेगा जरा, ये भी बड़ी संतुष्टि है। आई बात समझ में? बहुत कुछ करता है पैसा। तो कई बार आप सोचते होंगे ऐसा होल्ड कैश, क्या इस कई कारणों से आप करके बैठे हुए। ओके, सो हमेशा ये किसके बीच का ट्रेड ऑफ है कि कितना आप कैश होल्ड कर रहे हो और कितना आप बैंकों में डाल रहे हो। इट इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द एडवांटेज ऑफ होल्डिंग द कैश and the disadvantage of the foregone interest. So when there would be no disadvantage of the foregone interest, definitely you will hold the cash. And it is the situation exactly in the time of liquidity trap. In tax interest almost zero के पास आ जाता है, liquidity trap में interest क्या हो जाता है? Almost near to zero, zero भी कह देते हैं कई बार तो। ओके, और जैसे ही वो स्टेटस आ जाता है, देन किसी भी एक इंडिविजुअल की इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड फॉर मनी हो जाती। कहता अब तो कैश ही रखूंगा, अब आने दे 2 करोड़ 4 करोड़ जितना भी, बेड में घुसा, कहीं भी नहीं डालेंगे। ओके, इसके और भी कारण है, बताएंगे। अरमान कुछ को रिलेट कर पा रहा है? कहता है ऐसा ही हुआ था, ऐसा कुछ देखा है मैंने घर में भी।
अब जाके बताएगा कि पापा इन्फानाइट इलास्टिक